नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जिन विद्यार्थियों का एग्जाम अभ्यर्थियों 8 मार्च को होने वाला है, भूगोल का अभ्यर्थियों जो कक्षा 12 में अभ्यर्थियों पढ़ते हैं उनके लिए इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं अभ्यर्थियों। और एंड में अभ्यर्थियों ये भी बताएंगे कि आपके एग्जाम में अभ्यर्थियों कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके लिए बनते हैं आपको बताए जाएंगे। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है, 8 मार्च का आपका एग्जाम होने वाला है। तो भैया तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो सैन्य भूगोल है भैया तो वो आपका एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं माना जाता। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो रेट जेल, ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। रेट जेल को अभ्यर्थियों मानव भूगोल का जनक कहा गया है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मानव भूगोल की जो कल्याणपरक अथवा मानवतावाद विचारधारा का संबंध है अभ्यर्थियों वो किससे है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो सामाजिक कल्याण है अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों क्लास को ध्यान से सुनना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का जो उपागम है वो नहीं है भैया। तो उपागम आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि मात्रात्मक जो क्रांति अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मात्रात्मक जो क्रांति है वो मानव भूगोल का जो उपागम है वो नहीं माना जाता। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों कि मानव भूगोल में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है अभ्यर्थियों। तो किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि प्रकृति और मानव इन दोनों पर अभ्यर्थियों ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि ऐतिहासिक भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र का उपक्षेत्र है अभ्यर्थियों। तो ऐतिहासिक जो मानव भूगोल है अभ्यर्थियों वो ऑप्शन 2 यानी कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र माना गया है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय नहीं हुआ था। तो कौन सी विचारधारा है जिसका उदय अभ्यर्थियों 1970 के दशक में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी आधुनिकवाद है इसका उदय अभ्यर्थियों 1970 के दशक में नहीं हुआ था। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शहरों में चौराहे पर यातायात नियंत्रण जो बत्तियां कौन सी विचारधारा से संबंध रखती हैं अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो नवनिश्चयवाद अभ्यर्थियों नवनिश्चयवाद का ये पालन करती हैं। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों अगले जो क्वेश्चन आने वाले वो आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन आने वाले। यहाँ से भी अभ्यर्थियों आपके 4-5 क्वेश्चन पेपर में आने वाले। तो पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मानव भूगोल जो अस्थिर पृथ्वी पर खालिस्तान के बीच जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है वो अभ्यर्थियों क्या कहलाता है। तो क्रियाशील ऑप्शन उत्तर हो जाता है आपका इसमें क्रियाशील आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खालिस्तान के दशक में मानव भूगोल में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ वो अभ्यर्थियों कौन सी दशक थी। तो 1970 के दशक में अभ्यर्थियों जो 3 मानव विचारधाराओं का जो अभ्यर्थियों जन्म हुआ था वो 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर 1970 हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1990 के दशक में जो भूगोल में खालिस्तान का उदय हुआ था वो अभ्यर्थियों कौन से भूगोल में हुआ था। तो आधुनिकवाद में अभ्यर्थियों ये हुआ था। और इसमें आपका आधुनिकवाद करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र लिखिए। तो 2 उपक्षेत्र आपको बताने निर्वाचन भूगोल पहला हो जाता है और दूसरा आपके सैन्य भूगोल। ये दोनों अभ्यर्थियों राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं वो माने गए हैं। दोनों को याद रखना, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है 10 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि अमूलवादी विचारधारा
ने निर्धारित के कारण अभ्यर्थियों बंद और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग किया है? तो कौन से सिद्धांत का उपयोग किया है अभ्यर्थियों, वो आपको बताना है। मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग अभ्यर्थियों किया है। मार्क्स का सिद्धांत आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो रेट जेल के अनुसार आपको मानव भूगोल की परिभाषा देनी है। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का जो संश्लेषण अध्ययन है वो अभ्यर्थियों आपसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एलन सी सैंपल ने के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। जिसमें अभ्यर्थियों आपसे पूछा है एलन सी सैंपल के अनुसार आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपको बताना है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही अभ्यर्थियों मानव भूगोल की एक परिभाषा किसके द्वारा अभ्यर्थियों ये एलन सी सैंपल के द्वारा दी गई है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। बात कर लेते हैं भैया, तो 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव परिसंचरण की धमनियों की तुलना किससे की गई है? तो मानव परिसंचरण जो धमनियां हैं उनकी तुलना भैया तो सड़कों और जल मार्गों के जाल से की है। और इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सड़कों और जल मार्गों के जाल से। 14 नंबर का क्वेश्चन भैया तो आपसे पूछा है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 14 नंबर का क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि पॉल विडाल डीला ब्लांस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो इसके अनुसार भैया तो मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्यम संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान अभ्यर्थी ये इनके अनुसार ये परिभाषा मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। यहाँ से भी अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद आपको बताना है कि किसको कहा जाता है। आरंभिक अवस्थाओं में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेश अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इस आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। याद रखना भैया तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की एक भाषा है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। 16 नंबर का क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि संभववाद क्या है? संभववाद आपको बताना कि क्या है, इसके जनक कौन है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे भैया तो संभववाद क्या है और इसके जनक कौन है ये आपको बताना है। तो आंसर की बात कर लेते हैं कि मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। इससे प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसे ही संभववाद नाम दिया गया है। और संभववाद के जनक पॉल विडाल डीला ब्लांस है। ये भी याद रखना अभ्यर्थियों, पॉल विडाल डीला ब्लांस ये अभ्यर्थियों जो जनक हैं ये मानवीकरण संवाद के जनक माने गए हैं। याद रखना अभ्यर्थियों, इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 17 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नवनिश्चयवाद क्या है अभ्यर्थियों, यह संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इस क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नवनिश्चयवाद क्या है। तो इसके अनुसार पर्यावरणीय निश्चयवाद की दशा न ही संभववाद की दिशा, और इसका अर्थ है कि प्रकृति नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी थी अभ्यर्थियों। ये भी याद रखना, ग्रिफिथ टेलर इम्पोर्टेंट है अभ्यर्थियों, ये याद रखना क्योंकि ये आपके 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसमें भी पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम आपसे पूछा है। व्यवहारवादी भूगोल अभ्यर्थियों, व्यवहारवादी भूगोल ये हो जाता है आपका क्वेश्चन 1 नंबर। सामाजिक कल्याण का भूगोल
ये 2 नंबर अभ्यार्थी सांस्कृतिक भूगोल, ये 3 नंबर अभ्यार्थी। तीनों को याद रखना। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? दोबारा बता देता हूँ अभ्यार्थियों, व्यवहारिकवाद भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। तीनों को याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यार्थियों, स्टार लगा के रखना। बात करते हैं अभ्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपसे पूछा है कि आर्थिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम आपसे पूछा है। पहला हो जाता आपके संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और पर्यटन भूगोल। तीनों याद रखना अभ्यार्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे आगे क्वेश्चन अभ्यार्थियों हम अगली क्लास में करने वाले, जो रिपीट अभ्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक आपके अभ्यार्थियों जो 12वीं क्लास है एग्ज़ाम के बोर्ड नहीं हो जाते, यहाँ पर आपको डेली रिवीजन करवाया जाएगा। अच्छे नंबर आपके अभ्यार्थियों, अच्छे मार्क्स आपके यहाँ पर दिलाए जाएंगे। मिलते हैं अभ्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।